नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अति महत्वपूर्ण ऑर्गन जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, हिंदी में बोलते हैं आमाशय, उसके बारे में बता रही हूँ। पैंक्रियाज, आमाशय, जिसकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना जानना आवश्यक है। आपके टीजीटी परीक्षा, पीजीटी देने जा रहे हो, नेट, सेट, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आपको जानना आवश्यक है। तो आप ये देखेंगे अग्नाशय, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, ये कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये देखेगा आमाशय, एब्डोमिनल कैविटी, इसको कहते हैं उदर गुहा। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये स्थित रहता है। कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है? ये फैला हुआ रहता है आपके एब्डोमिनल कैविटी से स्प्लीन तक, प्लीहा तक ये फैला रहता है। और इसके 3 पार्ट हैं। अग्नाशय के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इसका आकार होता है पिस्तौल की तरह। कैसा आकार है? पिस्तौल की तरह है इसका आकार। यह पीले रंग का है। इसका रंग देखोगे तो ये पीले रंग का ये ऑर्गन है और पिस्तौल की तरह इसका आकार है। यह एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल कैविटी जो आमाशय के पीछे की तरफ और स्प्लीन तक ये फैला हुआ रहता है। इसका जो इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट इसका कहलाता है हेड, इधर वाला। दूसरा इसका पार्ट कहलाता है टेल, जो पीछे की तरफ है, बाईं तरफ। दाहिने तरफ वाला हेड है, बाएं तरफ वाला टेल है। अब बीच वाला पार्ट इसका बॉडी कहलाता है। मतलब इसका ये पार्ट इसका सिरा कहलाता है, सिर कहलाता है। बाईं तरफ का जो पतला भाग होता है वह आपका टेल कहलाता है और बीच वाला पार्ट इसका काय कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और मैंने इसका आकार बताया, पिस्तौल की भांति होता है। इसका वजन अगर आप देखोगे तो वजन इसका है 60 ग्राम। वजन कितना होता है इसका? 60 ग्राम इसका वजन होता है। इसकी लंबाई आप देखोगे तो 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखोगे तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वजन कितना है? 60 ग्राम। लंबाई कितनी है? 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर। कहाँ अवस्थित रहता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में कहां से कहां तक? स्प्लीन तक फैला हुआ रहता है। और अभी देखो इंटरनल पार्ट्स इसका आप देखोगे, आंतरिक संरचना देखोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देखेंगे आप तो कैसा दिखेगा आपको? इसको ये दिखेगा, इसमें कई लोब्यूल्स, कई खंडों का बना रहता है। शहतूत के उभार की तरह इसमें कई सारे उभार होते हैं। ये जो आपको उभार दिखा है ये पिंडकों का बना रहता है, पिंडकों का, लोब्यूल्स का। और इस लेबल्स को एसिनी बोलते हैं। कई जगह इसका नाम एल्वियोली भी दिया हुआ, आपको कई किताबों में एल्वियोली भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एसिनी इसको बोलते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं हैं, पैंक्रियाटिक सेल, कई खंडों की बनी होती हैं। और इसमें देखिएगा एसिनी होता है। एसिनी से छोटी छोटी पतली पतली वाहिनी निकलती हैं, डक्ट्स निकलती हैं, इतनी पतली पतली, है ना, बहुत पतली पतली। और ये पतली पतली वाहिनियां आपस में मिल जाती हैं। और ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाली धारी दिख रही है, ये कहलाता है पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहलाता है? पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाता है। अग्नाशयी वाहिनी कहलाती है। और ये अग्नाशयी वाहिनी डुओडेनम में खुलने से पहले यहां पर होता है आपका बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी के पास आकर के मिल जाती है और मिलने के जहां पर मिलती है वहां पर एम्पुला, इस टाइप का, इस तरह का मोटा पार्ट बन जाता है। जहां से खुलती है वहां से एम्पुला बन जाता है, जिसको हम एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट बोलते हैं या एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। और फिर यहां से खुलने के बाद ये डुओडेनम में जाकर के खुलती है। तो मैं समझती हूँ आपको ये संरचना आपको याद हो गया होगा। और इसके जो ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखोगे, अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी होती हैं, उपस्थित होती हैं।
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यहीं पर अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और बीटा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। आपको समझ में आ गया? अग्नाशयी कोशिकाओं से, जो मैंने भी आपको बताया, वहां से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या रहता है? 99.5% तो पानी रहता है और 0.5% उसमें सॉलिड रहता है। कई जगह आपको वेरी करेगा कि कई जगह आपको लिखा रहेगा 97.5% वाटर रहता है, कहीं 98.5% वाटर रहता है ना, रिमेनिंग इसमें सॉलिड रहता है। तो उसमें सॉलिड में आप देखोगे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और उनके कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, उस जूस में आपके एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसमें मुख्य तो होता है ट्रिप्सिन, मोस्ट एक्टिव ट्रिप्सिन, पहले भी पढ़ाया था आपको। ट्रिप्सिन इतनी एक्टिव होता है, कम मात्रा में निकलता है, इतना एक्टिव होता है कि यह पैंक्रियाज को ही पचा जाए। लेकिन पैंक्रियाज को क्यों नहीं पचाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं आपको एट द फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, कि जब पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है तो ट्रिप्सिन जब दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन को कर देगा एक्टिवेट, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, जो निष्क्रिय अवस्था में रहता है उसको सक्रिय बना देता है। तो फिर ये पैंक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाता है, ऑटो डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे क्या काम है कि जब जिन कोशिकाओं से ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है, उन्हीं कोशिकाओं से ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी निकलता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी निकलता है। ये क्या करता है? इसकी जो फंक्शन है उसको ये कम कर देता है, इसकी सक्रियता को घटा देता है। इनहिबिटर मतलब अवरोधक, अवरोध पहुंचा देता है। ट्रिप्सिन जितना एक्टिव है उतना ही इसको ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण ऑटो डाइजेशन पैंक्रियाज का नहीं हो पाता है। साथ ही इसमें काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम्स निकलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। इस कारण भी ये पैंक्रियाज को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाता है। और जो पैंक्रियाज से आपके एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स जो निकलते हैं, उन एंजाइम्स में अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है। अल्फा एमाइलेज यह एंजाइम वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट पर और उसको कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। पहले उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका डाइजेशन होता है, अल्फा एमाइलेज। इसी तरह से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक लाइपेज निकलता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज किस पर वर्क करता है? आपको पता है ये लिपिड्स पर करेगा, फैट पर करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? ये फैटी एसिड बनाएगा और इसको ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। इसी तरह से इससे और दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे इलास्टेज एंजाइम निकलेगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम निकलता है, न्यूक्लियेज एंजाइम निकलता है जो न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है और इसको न्यूक्लियोटाइड में, जो न्यूक्लियेज एंजाइम है वह करता है न्यूक्लिक एसिड पर फंक्शन और उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखें कि जो पैंक्रियाज है अति महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पैंक्रियाज में हमने क्या देखा? इसके फंक्शन दो हो गए, मुख्य रूप से दो फंक्शन हुए। एक हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन और दूसरा फंक्शन इसका एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन है बाह्यस्रावी ग्रंथि एज वेल एज अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि पैंक्रियाज अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्रंथि है एज वेल एज
एंडोक्राइन ग्रंथि है। एक्सोक्राइन ग्रंथि कैसे? जिसके लिए इसमें डक्ट है, वाहिनी है, और जो भी एक्सोक्राइन होगा उसमें वाहिनी होगी जिसके माध्यम से एंजाइम्स आपके डुओडेनम तक पहुंचता है, पक्वाशय तक पहुंचता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई वाहिनी की जरूरत नहीं होती है, अंतःस्रावी होती है, जो डायरेक्ट निकलता है और डायरेक्ट रक्त में आकर के मिल जाता है। तो एक्सोक्राइन से विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था। और एंडोक्राइन जो मैंने बताया, पेनक्रियाज के विशिष्ट कोशिकाओं से एंडोक्राइन हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन कौन से हैं? एक है इंसुलिन, नाम सुना होगा आपने। डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो मधुमेह जैसा बीमारी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। और दूसरा निकलता है इससे ग्लूकागोन। क्या निकलता है? एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। ये चीज आपको, तो इंसुलिन क्या करेगा? ये हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो हार्मोन्स हैं जो आपको क्या करता है? एक हार्मोन ग्लूकागोन और एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन आपके डायबिटीज के लिए तब होता है जब इंसुलिन हार्मोन स्राव कम होता है, क्योंकि ये हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। याद रखिएगा, ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब बदल देगा। जितनी हमारी बॉडी में जरूरत होती है ग्लूकोज की, उतनी रख लेता है ये हार्मोन, और रिमेनिंग को, जो शेष बचा हुआ है, उसको ये ग्लाइकोजन में बदल देगा, और जो कि आपके यकृत में, लिवर में और मांसपेशियों में जाकर के जमा होता है। और ग्लूकागोन ठीक इसका उल्टा काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। तो एक दूसरे का ये एडवर्स काम करता है, एक दूसरे के विपरीत काम करता है। जहां इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, वहीं ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। और जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, मैंने आपको भी बताया, इससे कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, और ये एंजाइम्स आपके भोजन के पचाने में मदद करते हैं, जिसमें लाइपेज पहले भी बताया था, फैट पर क्रिया करता है, अल्फा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, पेप्टिडेज प्रोटीन पर क्रिया करेगा, न्यूक्लियेज ये सब किस पर क्रिया करते हैं? न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया करेगा और उसको न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैनक्रियाज जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ऑर्गन का, ये हमारा काम करता है। और ये आपका पार्ट है आमाशय। आप चित्र में देख रहे हो, ये आमाशय है, और आमाशय में जो एब्डोमिनल अओर्टा होता है, ये और इसके पीछे, आमाशय के पीछे स्थित रहता है। कौन सी? क्वेश्चन आ सकता है कि एब्डोमिनल एओर्टा और इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा ये कहाँ अवस्थित रहता है, किस तरफ अवस्थित रहता है? तो आपका सीधा इसका आंसर है कि ये पीछे रहता है, पेनक्रियाज के पीछे रहता है, आगे की तरफ नहीं रहता है। और इसका ये जो टेल वाला, हेड वाला पार्ट होता है चौड़ा होता है, और टेल वाला पार्ट इसका पतला होता है। इससे जो एक्सोक्राइन पार्ट है
उससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। एंडोक्राइन पार्ट्स हैं, उससे क्या निकलेगा, हमारा हार्मोन निकलता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि एंडोक्राइन पार्ट से, कंफ्यूज नहीं होना, एंडोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, क्या निकलेगा, क्या एंजाइम से निकलेगा, क्या निकलेगा। तो आपका सीधे से आंसर होना चाहिए कि एंडोक्राइन जो पार्ट है इससे हमारा क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ये आपने देख लिया, ये अग्नाशय, ये एसिनी है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, यहीं पर अल्फा सेल्स है और यहीं पर आपका बीटा सेल्स है। अल्फा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, और दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाटिक सेक्रेशन को, पेनक्रियाज से निकलने वाली जो जूस है, जो स्राव है, उसको कौन कौन इसको कंट्रोल करता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है। तो इसका रेगुलेशन के लिए मैंने पिछले बार भी वीडियो में बताया था, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है आपका सेक्रेटिन, सोमैटोस्टैटिन, ये जो हार्मोन है ये इसको कंट्रोल करते हैं, किनके, पेनक्रियाटिक जूस के स्रावन को नियंत्रित करते हैं। अगर ये नियंत्रित करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, ये नुकसान करेगा, क्योंकि अति जो है जहां कहीं भी होगा अति सर्वण वर्जयते है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज में जो मैं आपको बता रही हूं, बाइकार्बोनेट, अभी मैंने आपको बताया बाइकार्बोनेट इसके स्राव में होता है। ये बाइकार्बोनेट जो आमाशय है, आमाशय से जो भोजन आया वो पहुंचता है किसमें, पक्वाशय, और पक्वाशय की दीवार को इसकी जो काइम, इसको कहते हैं काइम, जो वहां से भोजन आता है उसमें पानी मिला हुआ रहता है, गैस्ट्रिक जूस मिला हुआ रहता है, और इस गैस्ट्रिक जूस के कारण ये पतला रहता है और इसको कहते हैं काइम, और इसमें होता है HCl। यह HCl डुओडेनम, ये जो आपका है ना पक्वाशय, पक्वाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर सकता है, डैमेज कर सकता है। लेकिन जैसे ही बाइकार्बोनेट हार्मोन निकलेगा, बाइकार्बोनेट आयन निकलता है, तो HCl में Cl जो है और जो बाइकार्बोनेट है, ये दोनों मिलकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन बना देगा, और उदासीन बनाने के बाद, उदासीन होने के बाद जो इसका अम्लीय प्रकृति है, इस अम्लीय प्रकृति को ये खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण आपके डुओडेनम का जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है। और पेनक्रियाज से जो रस निकलता है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ये अल्कलाइन प्रकृति की होती है, जिसका पीएच 7.2 से लेकर के 8.4 या 6 तक भी होता है। अल्कलाइन प्रकृति होने के कारण ये फिर जो है ना दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहां पर अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और सही प्रकार से काम नहीं करेगा। तो जैसे ये इसकी क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जो कि डाइजेशन में काम आता है। तो अब आपने पेनक्रियाज के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। मैं समझती हूँ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। कलर इसका पीला, आकार इसका पिस्तौल जैसा, 3 पार्ट है, इसको लोब्यूल्स में है एसिनी से निकल रहा है, एसिनी की दीवारों से निकल रहा है कौन सी, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, बनाती है छोटी छोटी वाहिनियां, बन जाती है बड़ी वाहिनियां मिल जाती है इसमें कॉमन बाइल डक्ट में, और यहाँ पर एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको एम्पुला वेटर कहते हैं, और यहाँ आकर के ये डुओडेनम आकर के मिल जाता है। और रिमेनिंग मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में जो पहले बताया है उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहती हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिलती है
तो आप डॉक्टर वृंदा सिंह टाइप करें, DR डॉक्टर, BRINDA SINGH, आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसको आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, आपको सारी वीडियो मिलती चली जाएगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।